My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing some important questions, some practice questions to revise our concepts for ICMAT examination. Start करते हैं session को. And if you're not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel as well. And you can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. Let us start this session. So first question, a box contains 7 red balls, 6 white balls and 3 black balls. If 2 balls are drawn at random without replacement, so what is the probability that they are of the same color? ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ 2 बॉल्स एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो एक बॉल हमने ड्रॉ किया. फॉर एग्जाम्पल अगर सीक्वेंस में भी ड्रॉ कर रहे हो तो फर्स्ट बॉल ड्रॉ करने के बाद में वापस से उस बॉल को हम बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं. दैट इज वॉट इज इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन एंड सिंस देयर आर 7 रेड बॉल्स, 6 वाइट एंड 3 ब्लैक. टोटल बॉल्स हो गई हमारी 6 प्लस 7 प्लस 3, दैट इज 16 balls. And since we need to find out probability that they are of the same color, the probability of any event is equal to number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. तो यहाँ पे काम के आउटकम हमारे पास क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, व्हेन बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर. तो इधर बोथ आर रेड बॉल्स, तो 7C2. इन 7C2 ways we can pick both red balls. प्लस सेकेंड केस क्या होगा, व्हेन बोथ आर वाइट बॉल्स, तो 6C2 प्लस व्हेन बोथ आर ब्लैक बॉल्स 3C2. These are our favorable cases. The total cases हो जाएंगे any 2 balls out of 16, तो 16C2. तो न्यूमरेटर हो जाएगा 7C2, दैट इज इक्वल 7 to 6 by 2, which is equal to 21, plus 6C2 is 15, plus 3C2 is 3. This divided by 16 into 15 by 2, that is equal to 120. So 21 plus 15, that is 36 plus 3, 39 upon 120. And his final answer will be equal to 13 upon 40. ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 13/40. ओके, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट, find the minimum value of function fx when fx is equal to log of x square minus 4x plus 12 on the base 2. We have to find out minimum value of this function. और जिसका हम log ले रहे हैं, that value is x square minus 4x plus 12. That is a quadratic expression. x square minus 4x plus 12. अब अगर log की वैल्यू हमें चाहिए मिनिमम, तो कब मिनिमम आएगा, क्योंकि log का बेस क्या है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, log ऑफ सम नंबर ऑन द बेस a. सो इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू मिनिमम कब होगा, जबकि जो हमारा बेस है, जबकि जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं दैट वैल्यू इज हायर. जितना वो वैल्यू इंक्रीज करेगा तब वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा. ठीक है, लॉग का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और जितना वो वैल्यू डिक्रीज करेगा उतना ही लॉग का वैल्यू भी हमारा फर्दर डिक्रीज करेगा. सिमिलरली अगर हमारा बेस लेस देन 1 है तो इसका ऑपोजिट होगा. इन प्रेजेंट केस लॉग का बेस इज 2, तो बेस इज ग्रेटर देन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का हमें बेसिकली मिनिमम वैल्यू चाहिए. एंड सिंस इन दिस केस, भाई दो केसेस बनेंगे हमारे कभी भी इन जनरल. In case of any quadratic equation, if that general equation is ax square plus bx plus c, there are two cases. One case could be when the leading coefficient यानी कि coefficient of x square, that is positive, and second case is when leading coefficient is negative. So अगर leading coefficient positive होगा तो that will be a upwards parabola. Graph will be like this, upwards parabola. And if leading coefficient is negative, तो graph will be like a downward parabola. अगर upward parabola exist करेगा, in that case हमारा जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उस केस, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी एट, दिस मिनिमम वैल्यू विल बी एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. सिमिलरली अगर हमारा डाउनवर्ड्स पैराबोला है तो एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पे, और वो मैक्सिमा भी हमारा कहां पे होगा, एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. ठीक है, दो केसेस होंगे. व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 तो इट विल बी अ अपवर्ड्स पैराबोला. व्हेन a इज लेस देन 0 दिस विल बी अ डाउनवर्ड्स पैराबोला. सो इन प्रेजेंट केस हमारा क्या है, a इज पॉजिटिव, सो इस केस में हमारा ग्राफ विल बी एन अपवर्ड्स पैराबोला. सो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, और मिनिमम ही तो चाहिए हमको. मिनिमम विल बी एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -4, तो माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1, 2 into 1, तो दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 पे वैल्यू लाई करेगा. पुट कर दो x इक्वल टू 2,
तो बेसिकली x इक्वल टू पुट करना है, तो f2 निकाल लो स्ट्रेट अवे। तो f2 इक्वल टू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 12। सो 12 प्लस 4 16 माइनस 8। सो लॉग ऑफ 8 ऑन द बेस 2 चाहिए। सो सिंस 8 इज 2 क्यूब, तो लॉग हमारा आ जाएगा इक्वल टू 3। लॉग विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर कहीं पे भी हमने लिखा है log of some value b on the base a, this is equal to x, so this always implies that a to the power x is equal to b. This implies a to the power x is equal to b. Okay, next question. 5 students take a test on which any integer score from 0 to 100 both are included is possible. So कुछ भी स्कोर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, बीच का कोई वैल्यू भी आ सकता है, बट इंटीजर स्कोर आएगा। If all students scored different marks, then what could be the largest possible difference between the median and the mean of all the scores? Pause the video, try to solve it. कि क्या हमारा आंसर होना चाहिए इस केस में? हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन, largest possible difference between median and mean of the scores. There are 5 scores and all scores are distinct because all students have scored different marks. And scores can lie from 0 to 100. बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 0 भी हो सकता है और 100 भी पॉसिबल हो सकता है। अब हमें मीडियन और मीन में मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा? जब उनमें से एक वैल्यू मिनिमम हो और दूसरी वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल हो। डिफरेंस कब होगा? कि मीडियन को मिनिमम ले लें और मीन को मैक्सिमम कर लें, या वाइस वर्सा कि मीडियन इज मैक्सिमम एंड मीन इज मिनिमम। इन बोथ केसेस हमें डिफरेंस जो है मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला केस ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि मीडियन हमारा मिनिमम हो और मीन हमारा मैक्सिमम हो। मीन यानी कि एवरेज। मीन इज बेसिकली अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ ऑल द 5 वैल्यूज। और मीडियन क्या है? मीडियन इज वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडिल व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग में हो डिक्रीजिंग में हो, दोनों ही केसेस में जो वैल्यू एग्जैक्टली मिडिल में आएगा, यानी कि 5 नंबर्स हैं, तो थर्ड वैल्यू विल बी आवर मीडियन। तो पहले हमें क्या केस लेना है? हम केस ले लेते हैं कि मीडियन को हम मिनिमम रख लेते हैं। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल। एंड सिंस ऑल स्कोर्स हैव टू बी डिस्टिंक्ट, ऑल स्कोर्स हैव टू बी डिस्टिंक्ट, तो क्या हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस आएगा? ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए होने चाहिए थे क्योंकि शायद इंटीजर में आंसर नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड है ना। हमें चाहिए क्या? हमें करना है मीडियन को मिनिमम। ओके, सो अगर हम स्टार्ट करते हैं जीरो से, फर्स्ट स्टूडेंट को 0 मार्क्स हो गए, क्योंकि मीडियन को मिनिमम करना है, तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स मिनिमम करोगे तभी तो मीडियन हमारा मिनिमम पे आएगा, थर्ड वैल्यू मिनिमम होगा। तो फर्स्ट को कर दो 0, देन सेकंड वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, देन थर्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। ओके, 0 1 2, सो 2 कम्स आउट टू बी मीडियन। अब मीडियन तो मिनिमम हो गया है, बट साथ में हमें मीन को या एवरेज को मैक्सिमम भी करना है। तो अगर एवरेज मैक्सिमम करना है, सो रेस्ट ऑफ द वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, सो एज हाई एज पॉसिबल में, सो लास्ट वैल्यू मस्ट बी 100 और टोटल 5 है, तो फोर्थ वैल्यू मस्ट बी 99। तो 0 1 2 99 एंड 100, दीज आर आवर 5 वैल्यूज। अब यहां से हमें मीडियन तो मिल ही गया है। ओके, मीन क्या आ जाएगा? मीन विल बी इक्वल टू sum of all the values, that is 199 plus 3 202 by 5, that is 40.4. So mean is 40.4 and median is 2, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा, डिफरेंस इज इक्वल टू 38.4, 38.4, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर है कि मैक्सिमम डिफरेंस हमारा होगा 38.4, जो कि ऑब्वियसली इंटीजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए थे। ठीक है, टीटा में तो नहीं आ सकते, टीटा में आ गया तो फिर इंटीजर ही वैल्यू होगा। ओके, इसका ऑपोजिट भी कर सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ये करते कि अपने मीडियन को मैक्सिमम कर लें और मीन को मिनिमम कर लें। अगर हमें मीन को मिनिमम करना है और मीडियन को मैक्सिमम करना है, तो मीडियन शुड बी द लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू कुड बी 100, देन 99, देन 98। सो मीडियन इज मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, मीडियन इज मैक्सिमम हो गया, बट हमें मीन को मिनिमम रखना है, तो बची हुई वैल्यूज को जितना कम से कम रख सकें उतना बेटर है। सो रेस्ट ऑफ द वैल्यू शुड बी 0 एंड 1, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें डिस्टिंक्ट लेनी है। भी ध्यान रखना कि ये कंडीशन हमारा है कि डिस्टिंक्ट है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो वैल्यूज को सेम भी ले सकते थे। अब यहाँ पे कहानी क्या होगा? मीडियन तो आई गया, मीन इन दिस केस विल बी इक्वल टू 199 प्लस 98,
तो 199 प्लस 98 हो गया हमारा 297 प्लस 1 298 बाई 5, ठीक है 298 बाई 5, तो वैल्यू क्या आ गया हमारा 300/5 इज 60, 60 माइनस 0.4 तो 59.6. डिफरेंस इन दिस केस विल ऑल्सो बी सेम, दैट इज इक्वल टू 38.4. डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा वेदर तुम मीन को मैक्सिमम लो, मीडियन को मिनिमम लो, या फिर मीडियन को मैक्सिमम लो और मीन को मिनिमम लो, दोनों ही केसेस में हमारा डिफरेंस तो सेम ही आएगा. तो कोई एक केस हमें सॉल्व कर लेना है और अकॉर्डिंगली आंसर हमारा आ जाएगा. ठीक है, अब इस केस में देखो अगर हमें इंटीजर आंसर चाहिए होता है, मतलब कि ये प्रॉपर क्वेश्चन होता तो 1 से स्टार्ट करते ज़्यादा बेटर होता. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देयर स्कोर्स आर फ्रॉम 1 to 100. ठीक है 1 to 100. तो उस केस में क्या होता कि हम लेते 1 2 एंड देन 3, 3 कम्स आउट टू बी मीडियन, थर्ड वैल्यू, एंड देन 99 and 100. ठीक है, सो 3 becomes median and mean becomes equal to 199 plus 6, which is equal to 205. 205 by 5, this is equal to 41. Median is 3 and mean is equal to 41, so difference comes out to be 38. Difference is equal to 38. तो maximum possible difference in this case is equal to 38. अब just in case अगर क्वेश्चन में हमारा कहता है कि मार्क्स डिफरेंट होना भी जरूरी नहीं है, ठीक है, तो मार्क्स कैन बी सेम. मार्क्स कैन बी सेम. ओके, अब अगर मार्क्स हमारे सेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, सो इन दैट केस अगेन हमारा पर्पस तो यही है कि हमें अगर डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए तो मीन को किसी एक वैल्यू को मैक्सिमम करेंगे, किसी एक को मिनिमम करेंगे. मान लो हमें मीडियन को मिनिमम रखना है और मीन को मैक्सिमम रखना है, स्टिल इन दैट केस. बट अब हमें क्या करना है, इन दिस केस मार्क्स सेम हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर मार्क्स सेम हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यूज़ हैं उनको सेम कर लो. ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट स्टूडेंट के, सेकेंड के भी 1 कर दो, थर्ड के भी 1 कर दो. तो अब हमारा मीडियन इज मिनिमम और बचे हुए मार्क्स को मैक्सिमम करो ताकि हमारा मीन मैक्सिमम आ जाए. तो बचे हुए मार्क्स शुड बी 100 and 100. सो मीन विल बी इक्वल टू 203 by 5, which is 40.6. तो 40.6 is mean, median is 1, the difference comes out to be 39.6. क्या अप्रोच क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस का? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. We have a sequence of numbers as follows: 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 and so on. How many of the first 250 numbers are divisible by 2? How many of the first 250 numbers are divisible by 2? तो पैटर्न हमारा क्या बन रहा है, 1 is once, 2 is twice, 3 is 3 times, 4 is 4 times. तो अब इसके बाद में 5 should be 5 times, 6 should be 6 times and so on. यही पैटर्न बनेगा, यानी कि nth नंबर should be n times. ठीक है, nth नंबर हमारा, nth नेचुरल नंबर विल बी n टाइम्स इन दिस सीक्वेंस. हमें चाहिए फर्स्ट 250 नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर्स होंगे विच आर डिविजिबल बाई 2, फर्स्ट 250 नंबर्स में से. तो एक शॉर्ट एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट अस से हमने छोटा सा एग्जांपल लिया 1 2 2 3 3 3 एंड 4 4 4 4. इन दिस सीक्वेंस कितने नंबर्स है हमारे पास, 10 नंबर्स है टोटल. 1 + 2 + 3 + 4 10 नंबर्स आर देयर. Isn't it so? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 इज अकरिंग वंस, 2 इज अकरिंग ट्वाइस, 3 इज अकरिंग थ्राइस, 4 इज अकरिंग 4 टाइम्स. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे, अगर हम 1 से लेके n तक का सीक्वेंस रखें, सो 1 विल बी अकरिंग वंस बाय टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज इक्वल टू 10. अगर 1 से लेके n तक का सीक्वेंस रखेंगे तो 1 विल बी अकरिंग वंस, 2 विल बी अकरिंग ट्वाइस, 3 विल बी अकरिंग थ्राइस एंड सो ऑन टिल n विल बी अकरिंग n टाइम्स. तो टोटल सम विल बी फ्रॉम 1 to n and that is equal to n into n + 1 by 2. Total sum of all the terms from 1 to n will be n into n + 1 by 2. Isn't it so? ठीक है, अब हमें चाहिए फर्स्ट 250 नंबर्स, यानी कि 250 के आसपास पहुंचना है. अवर n into n + 1 by 2 should be as close to 250 as possible. n into n + 1 by 2 should be as close to 250 as possible. ओके, तो चाहे तो लेस देन इक्वल टू लगा लो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, चाहे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लगा लो, किसी भी तरह से करो, हमें समाउ n into n + 1 by 2 को लेस देन इक्वल टू 250 पे लाना है. तो n into n + 1 विल बी लेस देन इक्वल टू 500.
आप n की वैल्यूज पुट करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो n कैन बी पुट एज इक्वल 20 पुट किया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 इन 21 क्या होगा, दैट विल बी 441, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 500 है, बट हमें 500 के आसपास जाना है, इंक्रीज कर दो। लेट अस से हमने कहा 22 इंटू 23, 22 into 23 becomes equal to 22 into 22 is 484, then plus 22, that is 506. So this is greater than 500, ठीक है। तो लास्ट टर्म जो हमारा आएगा, लास्ट वैल्यू ऑफ एन जो आएगा, लास्ट वैल्यू ऑफ एन विल बी 22, जो कि इस टर्म, इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। 22 क्योंकि 506 टोटल आ रहा है, यानी कि कुछ पार्ट 22 नहीं भी आ पाएगा, तो उससे पहले वाला जो टर्म होगा यानी 21, दैट इज इंपॉर्टेंट, इजंट इट सो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम 21 में फोकस करेंगे कि अगर हम 21 तक जा रहे हैं तो कितने टर्म्स आने वाले, 21 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 462, नहीं 462 थोड़ी आएगा, 21 इंटू 22 क्या वैल्यू आएगा, 441, 462, हाँ यही तो आ गया, ठीक है 462। 21 ने 441 क्यों किया है वहाँ पे, 420 था, तभी कंफ्यूजन हो रहा था कि 420 आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। हाँ 462 आएगा, 21 इंटू 22 इज दैट इज 462। तो नंबर ऑफ टर्म्स 21 जब हमारा एंड होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 462 डिवाइडेड बाई 2, एन इंटू एन प्लस वन बाई 2, यानी कि इफेक्टिवली इफ यू आर स्टार्टिंग विद 1 तो 1 विल बी कमिंग वंस, 2 विल बी कमिंग ट्वाइस, 3 विल बी कमिंग 3 टाइम्स, एंड सो ऑन, एंड फाइनली लास्ट में हमारे पास 21 आएंगे। बट जहाँ पे 21 एंड होगा 22 स्टार्ट होगा, जस्ट उससे पहले कितने टर्म्स आ जाएंगे, टिल लास्ट टाइम 21 विल बी अकरिंग, दैट विल 462 बाई 2, यानी कि 231 टर्म्स, 231 टर्म्स विल बी देयर, और उसके बाद में फिर 22 कंटिन्यू होगा। बट हमें चाहिए फर्स्ट 250, यानी कि अब हमें इसके बाद में कितने 22 काउंट करने हैं, 19 22 विल बी काउंटेड, 231 प्लस 19 टोटल हमारे 250 टर्म्स हो गए। एंड क्वेश्चन आस्किंग हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 2, कितने डिविजिबल बाई 2 होंगे, ठीक है। फ्रेश पेज पे करना, तो 2 होगा डिविजिबल बाई 2, 4 होगा डिविजिबल बाई 2, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, एंड सो ऑन। लास्ट क्या है 22 होगा, पर 22 19 टाइम्स आ रहा है, तो इससे पहले वाले तो जितना नंबर होगा उतना ही टाइम्स आएगा, तो 20 तक काउंट कर लेते हैं, लास्ट नंबर विल बी 20, ठीक है। 2 विल बी अकरिंग ट्वाइस, 4 will be occurring 4 times, 6 will be occurring 6 times, 8 will be occurring 8 times, 10 will be occurring 10 times, 20 will be occurring 20 times, and so on, ठीक है। और फिर लास्ट में 22 will be occurring 19 times। सबका सम करना है, you have to add all these, 2 से लेकर 20 तक इजिली ऐड हो जाएंगे, 2 + 4 + 6 टिल 20, और लास्ट में एडिशनली 19 ऐड करेंगे। और फ्रॉम 2 to 20 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ गया, 1 + 2 + 3 टिल 10 + 19। सो 1 से लेकर 10 तक का सम दैट इज 55 इंटू 2 110 plus 19, total terms will be 129. So 129 terms will be there which are divisible by 2. Which are divisible by 2. अगर क्वेश्चन पूछता है कि सम करो उन सारे के सारे नंबर्स का, कि सम ऑल द नंबर्स divisible by 2. Divisible by 2 out of first to 50. तब क्या करते, अगर हमें सम करना होता तो 2 अकरिंग इज अकरिंग ट्वाइस, तो सम क्या होगा 2 into 2, सम विल बी 2 स्क्वायर, 4 इज अकरिंग 4 टाइम्स, सम विल बी 4 स्क्वायर, सो ऑन 6 स्क्वायर, एंड लास्ट में आ गया 20 स्क्वायर, ठीक है। बट इसके बाद में ध्यान रखना 22 90 टाइम्स आ रहा है, तो 22 into 19 करेंगे, तो सम ऑफ 2 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर प्लस 22 into 19, अगेन यहाँ पे भी 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इनसाइड ब्रैकेट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर प्लस 22 into 90, और सिग्मा एन स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स दैट इज इक्वल टू एन इंटू n+1 इंटू 2n+1। अब बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, भाई जैसे उसने तुमको इग्नोर किया ना, बस वैसे ही तुम्हें बैकग्राउंड का नॉइज इग्नोर करना है अगर आ रहा है तो, ठीक है। सो n इंटू n+1 इंटू n+1 बाई 6, तो क्या वैल्यू आ गया 4 इंटू n इज इक्वल टू 10 इन दिस केस, 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 प्लस 22 इंटू 19 दैट इज इक्वल टू 440 माइनस 22 480,
ओके, सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज 77 इंटू 2, 1540 प्लस 418, दैट इज 1958। दिस शुड बी द आंसर। अगर सम पूछता तो आंसर ये होता, अदरवाइज 129 तो आंसर है ही अपना। ओके, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A startup allocated rupees 2,40,000 for office upgrades. 25% of this was spent on hardware, out of which 40% was spent specifically on high-end monitors. The company then purchased and peripherals, 12 mechanical keyboards, and the remaining were standard mouse. The total cost of these and peripherals was 16.25% of the cost of the monitors. If a mechanical keyboard costs 45.45% more than a standard mouse, which costs rupees 110, find the total cost if all the and peripherals purchased were mechanical keyboards. अब यहाँ पे दो चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है जिनके लिए ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है, और बाकी तो एडिशनली तो है ही है कि 45.45%, यू शुड बी नोइंग द परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन फॉर सच परसेंटेज वैल्यूज। 45.45% का परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसको, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो टिपिकल परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? तो बेसिकली 9.09%, दिस इज इक्वल टू 1/11, तो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ दैट, दिस इज 5 इंटू 9.09, दिस इज इक्वल टू 5/11। ये पहली बात होगी। अब 16.25% इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? दिमाग में आ सकता है 16.66%, दैट इज इक्वल 1/6, बट ये उसके पास है, एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं है, तो स्टिल डिस्टेंस है, ठीक है, हमें प्रिसाइज वैल्यू निकालना पड़ेगा अगर सॉल्व करना है तो। 16.25% कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10% प्लस 6.25%, ठीक है, एक तरीका है 16.25 डिवाइड बाई 100 लिखा, डेसिमल हटाया, 2 और 0 लगाए, फिर काटा पीटी मचाओगे, ठीक है, बट अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ज़्यादा आसान है, 10% प्लस 6.25%, और 10% हुआ 1/10, 6.25% हुआ 1/16, एलसीएम ले लो, 80 आ गया, ठीक है, तो 8/80, तो 8 प्लस 5 यानी दिस इज 13/80, दिस इज 13/80। क्या ये दोनों फ्रैक्शंस क्लियर हो गए? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्टार्टअप है, एलोकेट किया है रुपीज 2,40,000 फॉर ऑफिस अपग्रेड्स, ऑफिस अपग्रेड्स के लिए एलोकेट किया है 2,40,000। आउट ऑफ दिस 25% इज स्पेंट ऑन हार्डवेयर, तो हार्डवेयर पे स्पेंड किया है 25%, विच इज 1/4, तो दैट इज 60,000। आउट ऑफ दैट 40% वॉज स्पेंट स्पेसिफिकली ऑन हाई एंड मॉनिटर्स, तो हाई एंड मॉनिटर्स पे स्पेंड किया है 40% ऑफ दैट वैल्यू, 40% यानी कि 2/5 HEM यानी कि हाई एंड मॉनिटर्स, ठीक है, 60,000 का 2/5 which will be 24,000. 24,000 is spent on high-end monitors. Now, company then purchased and peripherals, which are 12 mechanical keyboards and remaining were standard mouses. Total cost of these and peripherals was 16.25% of the cost of the monitors. ठीक है, 16.25% कि 13/80 of this value. इसका 13/80 निकाल लो, क्या आएगा? 80 से काटा पीटी मचाई तो बच गया 300 into 13, 3900. तो 3900 is total cost of and peripherals. And as per the question, out of n peripherals, 12 are mechanical keyboards. So mechanical keyboards are 12, and then rest are standard mouse. Total n है, तो rest will be n minus 12. 12 are mechanical keyboards, n minus 12 are mouses. And then a mechanical keyboard costs 45.45% more than a standard mouse, और mouse का cost है 110 rupees. Cost of a mouse is 110, और mechanical keyboard का cost क्या होगा? 45.45%, which is 5/11 more than cost of a mouse. तो अगर माउस का कॉस्ट 11 रुपीज़ होता तो 5 रुपीज़ ज़्यादा 16 रुपीज़ होता मैकेनिकल कीबोर्ड का, बट माउस का एक्चुअल कॉस्ट इज 110, तो 110 इंटू 16/11 करोगे, 5/11 ज़्यादा है तो 11 प्लस 5 16/11 होगा, तो इंटू 16/11 विल बी 160, तो कॉस्ट ऑफ अ मैकेनिकल कीबोर्ड विल बी इक्वल टू रुपीज़ 160। क्या ही क्लियर है? अब चाहो तो इक्वेशन बना लो, ठीक है, 12 आर मैकेनिकल कीबोर्ड्स, 160 इज देयर कॉस्ट, एंड माइनस 12 आर माउस, 110 इज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज 3900 फॉर दीज। तो यहाँ से हमें एन का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ ऑल द एन पेरिफेरल्स परचेज्ड वर मैकेनिकल कीबोर्ड्स, ठीक है, इक्वेशन बना लो, 3900
दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 160 प्लस n माइनस 12 इंटू 110। ठीक है, अब 12 इंटू 160 माइनस 12 इंटू 110 है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली हो जाएगा दिस विल बी 12 इंटू 50 प्लस n इंटू 110। ठीक है, माइनस 12 इंटू 110 को 12 इंटू 12 कॉमन लोगे, 160 माइनस 110 लोगे 50, 12 इंटू 50 प्लस n इंटू 110 दैट इज 3900। सो आ गया इफेक्टिवली 3900 माइनस 600 इज इक्वल टू 110 n। आंसर हमारा फाइनली n इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। हालांकि हमें n नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ ऑल n पेरिफेरल्स परचेज्ड अगर सारे के सारे हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते तो। और कॉस्ट ऑफ वन मैकेनिकल कीबोर्ड इज 160, तो आंसर विल 30 इंटू 160 which is 4800 option D. This would have been the cost if all were mechanical keyboards. Okay. ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गया सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। ठीक है, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन पूछता कि फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल एन पेरिफेरल्स परचेज्ड इफ दे वर इंस्टेड माउसेस, इफ ऑल ऑफ देम वर माउसेस, तो क्या हमें यहाँ पे एन की वैल्यू निकालने की जरूरत थी? पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। क्या हमें एक्चुअल में एन की वैल्यू निकालने की जरूरत है? अगर क्वेश्चन पूछता फाइनली एंड में, ठीक है, हम 3900 तक पहुंच गए, इसके बाद क्वेश्चन कहता है फाइंड टोटल कॉस्ट इफ ऑल एन पेरिफेरल्स परचेज्ड वर स्टैंडर्ड माउसेस, यानी कि स्टैंडर्ड माउस है तो एक माउस का कॉस्ट कितना है? 110 है। एक मैकेनिकल कीबोर्ड का कॉस्ट कितना है? 160 है, 50 रुपीज़ ज़्यादा है। और हमें पता है 12 मैकेनिकल कीबोर्ड हमने परचेज किए हैं, तो अगर सारे के सारे हमने माउस परचेज किए होते तो ये 12 जो कीबोर्ड है इनकी जगह माउस ही होता। और सिंस कीबोर्ड इज 50 रुपीज़ कॉस्टलियर, तो कीबोर्ड से माउस पे जाओगे 50 रुपीज़ कम होगा ऑन एवरी आइटम। टोटल आइटम्स आर 12, टोटल आइटम्स यानी कि टोटल कीबोर्ड्स आर 12, कीबोर्ड्स की जगह भी माउस ही परचेज कर रहे हो, तो 12 इंटू 50 का रिडक्शन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि टोटल हमारा कॉस्ट क्या आएगा फॉर माउसेस अगर ऑल एन आर माउसेस, तो इन दैट केस हमें पता है कि एक के केस में फॉर 1 यूनिट फ्रॉम कीबोर्ड टू माउस देयर इज रिडक्शन ऑफ 50 रुपीज। टोटल यूनिट्स ऑफ 12 है हमारी फॉर कीबोर्ड्स, तो 12 इंटू 50 का माइनस 12 इंटू 50 का रिडक्शन आएगा, यानी कि 600 का रिडक्शन आएगा किस में? 3900 में। सो हमारा कॉस्ट विल बी इक्वल टू 3300 इफ ऑल वर माउसेस। इजंट इट सो? ठीक है, अब हमें इंस्टेड इस क्वेश्चन में चाहिए कि सारे के सारे मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो आंसर क्या होगा? अब अगर तुम माउस पे पहुंच सकते हो तो फिर वापस से वहां से कीबोर्ड पे पहुंच सकते हो बिना एन की वैल्यू फाइंड आउट किए हुए कि 3300 कॉस्ट आ रहा है तुम्हारा अगर सारे के सारे माउस होते तो। अब अगर सारे के सारे कीबोर्ड होते तो क्या करोगे? 3300 आ रहा है इफ ऑल ऑफ देम आर माउसेस, बट सिंस कीबोर्ड का जो कॉस्ट है दैट इज 16/11, तो मल्टीप्लाई दिस बाई 16/11, दिस इज इक्वल टू 4800। दिस इज ऑल्सो अप्रोच जहाँ पे कि मैं एन की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी और हमने सॉल्व कर दिया। क्या ये समझ पा रहे हो? देखो क्वेश्चन हो जाएगा इनकी वैल्यू निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंट माउस के लिए चाहिए तो चीज़ें बहुत आसान थी, कीबोर्ड के लिए भी चाहिए तो भी हम उस अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे बिना एन की वैल्यू फाइंड आउट किए हुए। ठीक है, सवाल आसान है, बट ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव तुम्हें तुम्हारे जो नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग उसको इनरिच करते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एबिलिटी है तुम्हारा इंप्रूव होता है। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अपने एंड पे भी ट्राई कर लेना एक बार अच्छे से ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangle is formed from 6 congruent triangles such that the longer side of the rectangle is 6 root 3 centimeter. To find the length of the shorter side. एक longer side है हमारा, तो longer side का length given है हमें 6 root 3. This total length is 6 root 3 for the longer side. And then all 6 are congruent. यानी कि सारे के सारे जो 6 triangles है हमारे, those are congruent triangles. कौन कौन से 6 triangles हैं? This, 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 this and this. All 6 are congruent triangles. So we have to find the length of the shorter side. Let us say this is equal to h. So we have to find value of h. Okay. अब अगर सारे के सारे हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सबसे पहले फोकस करो ऑन दिस छोटू वाला ट्राइंगल। ठीक है, लेट अस से दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी। तो ट्राइंगल ए डी ई पे फोकस करो, ट्राइंगल ए डी ई। तो इन ट्राइंगल ए डी एंगल ए डी इज राइट एंगल, तो अगर एंगल ई डी राइट एंगल है और सारे के सारे ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि जो बचे हुए ट्राइंगल्स है वो भी सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, isn't it? So this angle will be 90 here, this angle will be 90 and so on. ठीक है, ये सारे एंगल 90 होंगे ऑब्वियसली, और ये एंगल तो 90 दिख ही रहा है, रेक्टेंगल है क्योंकि। Additionally, the longer side of the right angle triangle is h.
सो सारे के सारे जो हमारे ट्राइंगल्स हैं उनका लॉन्गर साइड अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, तो जो साइड हमारी परपेंडिकुलर है, लॉन्गर साइड बिटवीन परपेंडिकुलर साइड्स, दैट इज इक्वल टू एच। तो यही कहानी होगा बाकी सब में भी। सो दिस साइड विल ऑल्सो बी, ए जी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एच, जी सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एच, दीज विल ऑल्सो बी इक्वल टू एच, इजंट इट सो? बी सी तो है ही एच, और साथ में हमारा ऐसे ही बाकी ठीक है, ए जी और जे सी तो कॉमन था, तो ये हमारी साइड एच निकल गई। अब सेकंड साइड लेटर से डी को एज्यूम कर लेते हैं एक्स, डी ई को एक्स मान लेते हैं। सो ई सी विल बी इक्वल टू 6√3 माइनस एक्स। ओके, अब एक तरह से क्वेश्चन तो अभी सॉल्व हो गया, क्योंकि देखो दो ट्रायंगल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमेशा तुम्हें याद रखना है, और जहां पे भी दिखना शुरू हो तो उनको ऑब्जर्व जरूर करना है। ठीक है, दोज टू ट्रायंगल्स आर, वन ट्रायंगल इज, मतलब दोज टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, वन इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल where two perpendicular sides are equal. So if AB is equal to BC, in that case sides का रेशियो क्या होगा? If AB is equal to 1, BC is equal to 1, तो AC will be equal to square root of 1 square plus 1 square, that will be equal to square root of 2, यानी कि 1:1:√2, that will be ratio of the sides। और बचे हुए एंगल्स क्या होंगे? सिंस साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि रिमेनिंग एंगल्स विल बी 45-45। एक तो ये ट्रायंगल हो गया। सेकंड ट्रायंगल इज 30-60-90 वाला ट्रायंगल। वन एंगल इज 30, वन इज 60, वन इज 90। ओके, सो शॉर्टेस्ट साइड विल बी अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगर स्मॉलेस्ट एंगल हमारा 30 है, तो साइड अपोजिट टू दैट, इफ दैट इज इक्वल टू 1, तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल या हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड डबल दैट ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, और फिर 60 डिग्री का जो एंगल रह गया उसके सामने वाला साइड विल बी √3 यूनिट्स। एक रेशियो ऑफ साइड विल बी 1:√3:2, 1:√3:2। क्या क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फोकस ऑन द ट्रायंगल ए डी सी। नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, one side is h and hypotenuse in this case is AC is AG plus GC, तो AC is equal to h। अब एक साइड h है, एक साइड 2h है, तो यही वाला ट्रायंगल तो बन गया अपना। जैसे तो हाइपोटेन्यूज डबल दैट ऑफ वन साइड दिख जाए तो क्लियर है कि वहां पे 36-90 वाला ही केस बन रहा है। ठीक है, सो h वाले साइड है, सो दैट विल बी अपोजिट 30 डिग्रीज, यानी कि ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल मस्ट बी 30 डिग्रीज फॉर श्योर। ओके, तो ये साइड h हो गया, दिस इज 2h, सो रिमेनिंग साइड विल बी √3h। √3h की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 6√3, तो यहाँ से हमें h इज इक्वल टू 6 मिल गया, और यही तो चाहिए था। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड दैट इज इक्वल टू h, दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, जस्ट इन केस अगर 30-60 वाला केस नहीं होता, मान लो 2h की बजाय कुछ और वैल्यू आ रहा था, तो भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते थे, तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते कि h² प्लस 6√3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2h होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से सॉल्व हो जाता है कि 3h² इज इक्वल टू 36 × 3, तो h इज इक्वल टू 6 आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या ये समझ पा रहे हो? तो ये तो एक प्रॉपर अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है तरीका? सेकंड मेथड क्या हो सकता है, कैसे और सॉल्व कर सकते हैं इसको? कि दिस इज h, दिस इज 6√3 एंड वी हैव 6 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो टोटल एरिया अगर हम निकालें रेक्टेंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट, तो h इंटू 6√3 विल बी टोटल एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल्स। और एक ट्रायंगल का अगर हमने हाइट, एक साइड तो h है ही है, सेकंड साइड को x मान लेते हैं, सो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू hx। इक्वेट कर दो दोनों को, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 2√3। x विल बी 2√3, और अगर x 2√3 आ गया, सो दिस रिमेनिंग लेंथ, दिस विल बी 4√3,
और रिमेनिंग लेंथ क्या है हमारी, दिस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइड आ गया हमारा 2√3, एक साइड 2√3 आ गया, सेकंड साइड है 4√3, और ये जो साइड है हमारा दिस इज एच। अगेन अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस। ठीक है, या यही सेम चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस इज 4√3, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4√3 होल स्क्वायर माइनस 2√3 होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे इसके बाद भी शक्ल दिख जाए तो मैं 3690, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज सॉल्व कर लोगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 48 minus 12 which is equal to 36 and hence h is equal to 6. Okay, ठीक है, next question. If mod of x less than equal to 10, then find the number of integral values of x for which the following inequality holds true. Mod of x plus 2 into mod of x minus 2 into mod of x minus 4 that is greater than 0. सॉल्व करना है सच दैट mod of x is less than equal to 10. तो पहले क्या करते हैं, mod of x को हटा के कुछ आसान कर लेते हैं, कि सारे किस्से mod of x को मान लिया हमने y. तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा y plus 2 into y minus 2 अपॉन y minus 4 दिस इज ग्रेटर देन 0. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे, y plus 2 minus 2 आएगा, minus 2 2 and 4. और जब भी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे या ऐसे किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो हमेशा जो हमारे टर्म्स होंगे दैट शुड बी x माइनस समथिंग और y माइनस समथिंग. ठीक है, x के साथ में पॉजिटिव कोफिशिएंट भी होना चाहिए. ठीक है, तभी इनको प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे. अगर मान लो इसके बजाय लिखा होता कि x y प्लस 2, जस्ट इन केस अगर लिखा होता y प्लस 2 इंटू 2 माइनस वाई अपॉन y माइनस 4 दिस इज लेस देन 0. तो 2 माइनस वाई को पहले तुम करेक्ट करते, 2 माइनस वाई कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ y माइनस 2. तो माइनस साइन बाहर लेते, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करते, इफेक्टिवली हमारा रिजल्ट क्या आता है, y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 y माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो जाता, क्योंकि माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाता. तो हमेशा ध्यान रखना है कि y माइनस समथिंग या x माइनस समथिंग के फॉर्म में ही सब सारे टर्म्स को होना चाहिए, तभी हम इनइक्वालिटी को प्रॉपर्ली इजीली लिख पाएंगे, अदरवाइज फिर वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. कभी कभी क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर करेगा कि उल्टा लिख देगा उस टर्म्स को. ठीक है, अब सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट हमारा 4, और सारे कैसे पावर हमारी ऑड ही है तो कोई और दिक्कत नहीं है. 4 से बड़ा वैल्यू होगा y का, सो आवर रिजल्ट वैल्यू पॉजिटिव. बिटवीन 2 and 4 क्योंकि सबका पावर 1 है, साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, देन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव. हमें चाहिए पॉजिटिव, यानी कि वैल्यू हमारा होगा या तो -2 से 2 के बीच में या फिर 4 से बड़ा होगा. ठीक है, और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू है नहीं, तो क्लियरली हमारा आंसर होगा दैट y शुड बी ईदर बिटवीन -2 and 2 और इट कैन बी फ्रॉम 4 to infinity. अगर इक्वालिटी होता है यहाँ पे, अगर इक्वालिटी होता तो फिर हमारा -2 और 2 हो सकता था, कि उस केस में हमारा -2 और 2 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाता, बट 4 पे नहीं होता बिकॉज y माइनस 4 डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड हो जाता, तो 4 तो वैल्यू पॉसिबल तब भी नहीं था. ओके, बट y एक्चुअल में हमारा है mod of x, तो रिप्लेस कर दो कि mod of x शुड बी बिटवीन -2 and 2 एंड यूनियन 4 to infinity. और एडिशनल कंडीशन है दैट mod of x शुड बी लेस देन इक्वल टू 10. ये भी ध्यान रखना, इसको भूल नहीं जाना. अब इन सारी कंडीशन को अमलगमेट करते हैं. हमें पता है कि mod of x ऑलवेज पॉजिटिव होता है अपार्ट फ्रॉम बीइंग 0, यानी ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो -2 होना तो पॉसिबल ही नहीं है. सो mod of x का मिनिमम वैल्यू भी होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. इट कैन बी फ्रॉम 0 to 2 यूनियन फ्रॉम 4 to 10. 10 होना पॉसिबल है, 10 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, 10 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, 0 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा. अब देखो कितनी हमारे इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं सच दैट mod of x इज बिटवीन दीज वैल्यूज. ठीक है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है क्या, 2 पे ओपन ब्रैकेट है, 2 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल है क्या, 4 पे ओपन ब्रैकेट है, 4 ही पॉसिबल नहीं है, बट 5 होगा, और इसके बाद में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 9 एंड 10 ऑल्सो, बिकॉज 10 पे भी क्लोज ब्रैकेट है. तो 0 1 5 6 7 8 9 10 दीज आर द वैल्यूज ऑफ mod of x. mod of x की वैल्यूज हमारी कितनी आ रही है, टोटल वैल्यूज आ रही है 8, बट क्वेश्चन ने पूछा है कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. तो कितनी वैल्यूज आएंगी भाई, 0 पे तो एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा. ठीक है, बट x हमारा क्या होगा, x के लिए वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 होगा. 1 है mod of x का वैल्यू, तो x कैन बी प्लस माइनस 1, सिमिलरली प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9 एंड प्लस माइनस 10. टोटल वैल्यूज will be 15. 15 values are possible. Option C will be the answer.
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जीरो बाकी सब वैल्यूज क्या है, 7 वैल्यूज है, 7 इंटू 14 वैल्यूज आ जाएंगे इनके लिए, और 8 वैल्यू आएगा जीरो के लिए, 14 + 1 15 विल बी आवर आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, if this expression denotes greatest integer less than or equal to x and the fractional part of x is the fractional part of x, then find the sum of all the possible values of x in the equation such that x by 3 integral part whole squared minus 5 times x by 3 integral part plus 6 is equal to 0, where x is a natural number such that integral part of x is less than or equal to 3. ठीक है, इस बार कंडीशन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 10. ओके, अब अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्वेश्चन में लेट अस से एक्स कह रहा है 1.2 है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, इजंट इट सो? ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1. सो अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दिया है किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवर वैल्यू ऑफ एक्स विल बी बिटवीन, भाई मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम कैन बी लेस देन 2, so it can be between 1 and 2 if integral part of x for some number that is equal to some integer I, क्योंकि इंटीजर के अलावा नॉन इंटीजर तो हो ही नहीं सकता इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, सो इन दैट केस आवर एक्स विल बी बिटवीन आई एंड आई प्लस 1. आई होना पॉसिबल है, आई पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और आई प्लस 1 नहीं होगा, उससे हमेशा छोटा होगा. इन दिस केस सिंस दिस इज लेस देन इक्वल टू 10, इक्वालिटी नहीं है, लेस देन भी होना चलेगा, लेकिन एक्स कैन बी एनी वैल्यू दैट इज लेस देन 11. एक्स लेस देन 11 होना चाहिए, दैट इज आवर कंडीशन. ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 3 को टू स्टार्ट विद एज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू वाई. इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन तो आसान है, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, या तो y इज इक्वल टू 2 होगा, या तो y इज इक्वल टू 3 होगा, दो वैल्यूज मिल गई. बट सिंस y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 3, तो अब रिप्लेस कर दो, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 3 या तो इक्वल टू 2 होगा और या फिर इक्वल टू 3 होगा. ओके, अब ये कंडीशन में अप्लाई करना है, अप्लाई कर दो दोनों पे. इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 3 इक्वल टू 2, इन दैट केस x बाई 3 विल बी बिटवीन 2 एंड 3. 2 पे इक्वालिटी होगा, 3 पे नहीं होगा. ठीक है, सिमिलरली इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 3 दिस इज इक्वल टू 3, तो x बाई 3 विल बी बिटवीन 3 एंड 4. अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 इंटू 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू x शुड बी लेस देन 9. सिमिलरली 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू x शुड बी लेस देन 12. ठीक है, बोथ आर पॉसिबल, तो या तो फर्स्ट केस या फिर सेकंड केस. तो बेसिकली x हमारा क्या आ गया, बिटवीन 6 एंड 12, बिटवीन 6 एंड 12. बट हमें इस कंडीशन को भी ध्यान रखना है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, ये दोनों तो चलेगा, यहाँ पे तो यूनियन है, तो पहला या दूसरा, और साथ में थर्ड कंडीशन को भी ध्यान रखना है, थर्ड कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए. तो इफेक्टिवली सॉल्यूशन क्या आ गया, दैट x कैन बी बिटवीन 6 एंड 9, तो अलाउ है, 9 पे तो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस हो गया, बट शुड बी लेस देन 11. So this will be our answer. X can be any value between 6 and 11. Can be 6, cannot be 11. तो x 6 हो सकता है. क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए sum of all the possible values of x in the, एक सेकेंड, x इंटीजर थोड़ी है सिर्फ. अच्छा, x इज अ नेचुरल नंबर ये कह रहे हैं, ठीक है, ठीक, x इज अ नेचुरल नंबर ये भी कह रहे हैं. ओके, तो x कैन बी 6, 7, 8, 9 और 10. These 5 values are possible. ओके, तो सम आ जाएगा, सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू 40. Our answer in this case will be equal to 40. क्या ये क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा 40 आ जाएगा. क्या है, समझ पा रहे हो? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो कि इस सेशन में डिस्कस करने थे. आई बिलीव जितनी बातें हमने डिस्कस की सारी की सारी बातें समझ में, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे. फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, अपना फीडबैक भी कमेंट जरूर है, तुम्हें सेशन कैसा लगा. ठीक है, और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर से पूछना. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में डूइंग सम मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, सम मोर कॉन्सेप्चुअली हार्ड क्वेश्चंस, और फिर
इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।